नमस्कार साथियों, आप सभी का ज्ञानदायिनी यूट्यूब चैनल पर मैं शार्प मौर्य स्वागत करता हूं। हम लोग जीएस में पॉलिटी का सेक्शन हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें आपकी कुछ क्लासेस हुई हैं, जिसमें आपका संविधान का इंट्रोडक्शन हो गया है। और आगे बात करें तो संविधान का इतिहास या संविधान का विकास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा है अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत को देखा। उसकी बात आगे बात करें तो हम लोगों ने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अगर बात करें कि सबसे पहले हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम देखा। उसके बाद आगे बात करें तो हम लोगों ने 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम देखा। उसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे, जिसमें अगर बात करें तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्या हुआ था, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार इसी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। फिर आगे बात करें तो अगर अगर हम लोग आगे देखें तो क्या देखा था कि पहली बार द्वैध शासन के बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद देखा कि पहली बार जो आपका क्या हुआ था, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। फिर हम लोगों ने चर्चा की थी, देखा था कि ये जो 1919 का चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो एक प्रावधान और किया गया था कि जो ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, इसकी समीक्षा की जाएगी, इसकी वैधानिक समीक्षा की जाएगी अगले 10 वर्षों में। अगले 10 वर्षों में जो ये अधिनियम आया है, इसका क्या किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी, इसकी रिव्यू की जाएगी कि ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितना ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर चुका है। तो इसी की बात करें कि 1919 में आपका क्या आया था, 1919 की बात करें तो 1919 में आपका आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि क्या हम लोगों ने देखा कि जो ये मॉन्टेग्यू थे उस समय तत्कालीन आपके क्या थे, तत्कालीन भारत सचिव थे। और जो ये चेम्सफोर्ड था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो हम लोगों ने देखा कि इसी की समीक्षा के लिए 1929 में 10 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद एक आयोग का गठन करना था, जिसका काम ये था कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है, ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक कर चुका है। इसी के लिए 1929 में एक क्या आना था आपका, एक आयोग का गठन होना था, एक आयोग का गठन होना था। लेकिन क्या हुआ कि जो ये 2 वर्ष पहले ही इस आयोग का गठन कर दिया गया। अगर हम लोग बात करें 1927 में भारतीयों का दबाव और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या, अंग्रेजों को 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन करना पड़ा इंग्लैंड में। साइमन कमीशन का गठन होता है कहां पर, इंग्लैंड में। साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। साइमन कमीशन आपका फॉर्म हो जाता है कहां पर, इंग्लैंड में। कहां पर, इंग्लैंड में ये आपका फॉर्म हो जाता है। कहां पर, इंग्लैंड में ये आपका साइमन कमीशन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1927 की अगर हम लोग बात करें कि 1927 में ही क्या किया गया था, आपका साइमन कमीशन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, साइमन कमीशन बना दिया गया। और आगे बात करें कि 3 फरवरी लगभग, अगर हम लोग बात करें क्या, 3 फरवरी 1928 को, कब, 30 फरवरी 1928 के दिन जो ये साइमन कमीशन था, ये क्या हुआ, मुंबई आया या भारत आया, केम टू इंडिया। साइमन कमीशन केम टू इंडिया ऑन 3 फरवरी 1928 में क्या हुआ, आपका साइमन कमीशन जो है वो क्या हुआ, भारत आया। तो अगर हम लोग बात करें कि 1928 में क्या हुआ, साइमन
कमीशन क्या हुआ, भारत आया। साइमन कमीशन क्या हुआ, भारत आया। कब, 3 फरवरी 1928 के दिन साइमन कमीशन क्या हुआ, आपका भारत आया। इसका गठन कब हुआ, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। और कहां पर गठन हुआ था, इंग्लैंड में गठन हुआ। लेकिन ये 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ, मुंबई में आया। मुंबई में ये आया। कब आया, 3 फरवरी 1928 के दिन ये क्या हुआ, भारत आया। अगर हम लोग बात करें कि इस साइमन कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे, सर साइमन थे। कौन थे, सर जॉन साइमन थे। अगर हम लोग बात करें इसका अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन थे। कौन था, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और आगे बात करें कि इसमें 7 सदस्य और थे। क्या थे, 7 सदस्य थे। और सभी सदस्य क्या थे आपके, ये इंग्लिश थे या ब्रिटिश थे। इसमें जो 7 सदस्य थे ये क्या थे, सभी के सभी क्या थे, ब्रिटिश थे। इसी वजह से भारतीयों ने इसका क्या किया, बहुत विरोध किया और इसे व्हाइट कमीशन की संज्ञा दी। क्या दी, व्हाइट कमीशन की संज्ञा दी। व्हाइट कमीशन या क्या कहा, श्वेत आयोग कहा। क्या कहा, श्वेत आयोग। क्यों कहा, क्योंकि क्या हुआ, इस कमीशन में भारतीयों के बारे में अध्ययन करना था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इस वजह से भारतीयों ने क्या किया, इसका बहुत पुरजोर विरोध किया। क्या किया, बहुत विरोध किया। इस वजह से भारतीयों ने इसे क्या कहा, श्वेत आयोग कहा। क्या कहा, श्वेत आयोग कहा। ठीक है साथियों, क्या कहा, श्वेत आयोग कहा। और लगभग 2 वर्षों तक ये भारत में रहा। और 30 जून 1928 को, कब, 30 जून 1930 को, कब, 30 जून 1930 को इस साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए एक बार फिर से समझिए बात को कि क्या हुआ कि जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, इसी की समीक्षा के लिए अगले 10 वर्षों में 10 वर्ष बाद लगभग 1929 में क्या करना था, एक आयोग का गठन करना था जो ये इस अधिनियम की समीक्षा करता। लेकिन क्या हुआ, 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का क्या करना पड़ा, गठन करना पड़ा। और अगर बात करें कि 1927 में क्या हो गया, साइमन कमीशन का गठन हो गया। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा या भारत आया, जिसका हेड कौन था, सर जॉन साइमन था। और इसमें 7 सदस्य थे और सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। इस वजह से भारतीयों ने इसका क्या किया, विद्रोह किया और इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी। इसे श्वेत कमीशन कहा क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इस वजह से इसे क्या कहा गया, श्वेत आयोग कहा गया। क्या कहा गया, श्वेत आयोग कहा गया। किसे, साइमन कमीशन को क्या कहा गया, श्वेत आयोग कहा गया। अब आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फट से। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब दी, वो कब दी, 30 जून 1930 को। 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चला जाए। अब आगे बात करते हैं कि 1928 में क्या आई, आपकी नेहरू रिपोर्ट आई। क्या आई,
1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट आई कब आई? 1928 में। कब आई? 1928 में क्या है आपका? नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो इसको किसने प्रस्तुत किया? इसको प्रस्तुत किया मोतीलाल नेहरू जी ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को रखा। और बात करें किसने रखा? मोतीलाल नेहरू जी ने इस रिपोर्ट को रखा। और क्या रखा? इसमें सबसे पहले जो मांग की, उन्होंने कहा कि इस सबसे पहले मांग की अधिराज्य की मांग की। क्या मांग की? अधिराज्य की मांग की कि हमें क्या दे दीजिए? अधिराज्य दे दीजिए। क्या दीजिए? अधिराज्य, या इसी को कहा जाता है डोमिनियन स्टेट की बात की। डोमिनियन स्टेट की बात की। अगर हम लोग बात करें कि डोमिनियन स्टेट क्या है, तो उन्होंने नेहरू जी ने कहा, मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि हमें आप क्या करिए, आप जो सुरक्षा के जितने मैटर हैं वो अपने पास रखिए, हमारी विदेश नीति कैसे होगी वो आपके पास हो, विदेश नीति है वो भी क्या हो? आपके पास हो, सेना भी अपने पास रख लीजिए, बाकी सभी मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार हमें दे दीजिए, भारतीयों को दे दीजिए। इसमें सबसे पहले जो मांग की गई नेहरू रिपोर्ट में, 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, जिसमें क्या कहा गया? सबसे पहले बात की गई किसकी? डोमिनियन स्टेट की बात की गई, अधिराज्य की बात की गई, और कहा गया सुरक्षा मामले, विदेश नीति और क्या, सेना से संबंधित विषय आप अपने पास रखिए, बाकी सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमें दीजिए। ये किसमें कहा गया? आपका नेहरू रिपोर्ट 1928 में कहा गया। किसमें कहा गया? नेहरू रिपोर्ट 1928 में कहा गया। और बात करें कि इस डोमिनियन स्टेट की, अगर हम लोग बात करें किसकी? डोमिनियन स्टेट की, और कहा गया कि भारतीयों के लिए इसमें मौलिक अधिकार के भी उपबंध किए गए। किसकी मांग की गई? मौलिक अधिकार की भी मांग की गई कि भारतीयों का क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। इसकी भी चर्चा कहां पर की गई? नेहरू रिपोर्ट में आपकी की गई। कहां पर की गई? नेहरू रिपोर्ट में आपकी क्या की गई? इसकी बात की गई। और फिर कहा गया, और अगली बात की गई, इसमें एक बात और स्वीकारा गया कि जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसको स्वीकार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई। क्या की गई? जो कम्युनल, ये जो आपके निर्वाचन सिस्टम था, इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया इस नेहरू रिपोर्ट में। क्या किया गया? इस नेहरू रिपोर्ट में आपका क्या किया गया? जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी इसको स्वीकार किया गया। और बात करें कि अगर हम लोग बात करें कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है, इसे क्या कहा जाता है? भारतीयों का संविधान के लिए किया गया पहला प्रयास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी भी भारतीय द्वारा, किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण के लिए किया गया पहला प्रयास कहा जाता है। के लिए किया गया पहला प्रयास कहा जाता है। पहला प्रयास कहा जाता है किसे? नेहरू रिपोर्ट को। ये आता है कि संविधान के लिए सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो आपका क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में संविधान निर्माण के लिए किया गया सबसे पहला प्रयास था। और आगे बात करें कि इस नेहरू रिपोर्ट का, जो ये नेहरू रिपोर्ट थी, इसका विरोध मुस्लिम लीग, या हम लोग बात करें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय मांगों में किया था। क्या किया था? इसका विरोध, ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसका विरोध किया। और किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय मांग में किया। क्या किया? इसी के विरोध में क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? अगर हम लोग बात करें तो क्या किया?
इसी के विरोध में अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी। क्या की? अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी। किसके विरोध में? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या किया उन्होंने? ये 14 सूत्रीय मांग को रखा कि जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इसी के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी। ठीक है, अब इसका भी आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद बात करें कि जो ये 30 जून 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसी को आधार बनाते हुए क्या किया गया? इसी को आधार बनाते हुए क्या किया गया साथियों? क्या किया गया? इसी को आधार बनाते हुए 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। अगर हम लोग बात करें क्या 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसकी बात करते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं। तो अगर बात करें कि ये कब आया, तो ये कब आया? 4 अगस्त 1935 को ये भारत आया। क्या आया? 4 अगस्त 1935 को ये क्या आया? भारत आया। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो आपके कितने अनुच्छेद थे? ये सबसे बड़ा अधिनियम था। ये क्या था? अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें बात करें कि 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां व 14 भाग थे। इसमें क्या थे? 14 भाग थे। और ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। क्या था? ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था आपका। क्या था? इसमें कितने अनुच्छेद थे? 321 आर्टिकल थे। कितने थे? 321 आर्टिकल, 10 शेड्यूल्स एंड 14 पार्ट्स थे। इसमें कितने भाग थे? 14 पार्ट्स इसमें थे। और ये क्या था? अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। क्या था? अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। लेकिन सबसे बड़ी कमी इस अधिनियम की ये थी कि इसकी अपनी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। क्या नहीं थी? इसकी अपनी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। तो हम लोग बात करें कि इसका क्या हुआ? बहुत ज्यादा विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी। स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी। इस वजह से इसका क्या किया गया? भारत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। किसका? इस भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत में क्या हुआ? बहुत ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि इसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसकी जो प्रस्तावना थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की ही प्रस्तावना को हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। इसकी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। स्वयं की प्रस्तावना नहीं होने के कारण इसका क्या किया गया? पुरजोर विरोध किया गया भारत में। और इसी वजह से, और ये क्या था? ये आपका सबसे बड़ा अधिनियम था। क्या था? सबसे बड़ा अधिनियम था। अगर हम लोग बात करें कि इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो सबसे पहला जो प्रावधान किया गया वो किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसके तहत की गई। क्या की गई? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। क्या? ऑल इंडिया यूनियन की स्थापना इसके तहत की गई। क्या किया गया? ऑल इंडिया यूनियन की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई। अगर हम लोग बात करें कि जिसमें 11 प्रांत और क्या, जिसमें क्या 11 प्रांत और क्या 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतों को आपको शामिल होना था। जो देशी रियासतें थी उनको शामिल होना था इसमें।
अगर हम लोग बात करें कि क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो 11 प्रांत थे, 6 कमिश्नरी थी और देशी जो रियासतें थी, इनको इसमें शामिल होना था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो ये 11 प्रांत और 6 कमिश्नरी थे, इनको शामिल होना क्या था, अनिवार्य था। ये इनको अनिवार्य रूप से क्या होना था, शामिल होना था। लेकिन देशी रियासतों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि आपको शामिल होना अनिवार्य है कि नहीं है। मतलब क्या कि देशी रियासतें स्वेच्छा से शामिल होंगी। क्या होंगी, देशी रियासतें स्वेच्छा से शामिल हो, उनकी मर्जी हो तो शामिल हो, नहीं तो शामिल ना हो। ये प्रावधान किया गया, जिससे क्या हुआ, देशी रियासत ने इसका विरोध किया और भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। इसने क्या किया, ये मूर्त रूप नहीं ले पाई। मतलब क्या हुआ, ये अखिल भारतीय संघ की जो ये योजना थी, ये कामयाब नहीं हुई। स्थापना क्या हुई, कामयाब नहीं हुई। मतलब क्या कि इस ये मूर्त रूप आपका नहीं ले पाई। क्या नहीं ले पाई, मूर्त रूप नहीं ले पाई। जो ये भारत संघ था, इसकी जो कल्पना थी वो नहीं हो पाई, इसकी अवधारणा पूरी नहीं हो पाई। तो क्या करेंगे, आप इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। यहीं पे देख लीजिए कि क्या किया गया। जो आपका प्रांतों में द्वैध शासन था, क्या था, प्रांतों से द्वैध शासन को हटा करके क्या कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। क्या किया गया, केंद्र में, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित, डायरकी जो थी, डायरकी जो थी उसको क्या कर दिया गया, सेंट्रल लेवल पर लागू कर दिया। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। क्या स्थापित कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन स्थापित किया गया। क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, भारत में केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों से द्वैध शासन हटा करके क्या कर दिया गया, द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। अगर हम लोग बात करें, एक प्रावधान क्या किया गया कि प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई। क्या स्थापित की गई, प्रांतीय स्वायत्तता। क्या किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता आपकी क्या हुई, स्थापित की गई। अगर हम लोग बात करें कि प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है, तो अगर हम लोग बात करें कि अब क्या जो गवर्नर होंगे, जो गवर्नर होंगे वो गवर्नर जनरल के अधीन काम ना करके क्या करेंगे, सीधा सीधा ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। क्या करेंगे, गवर्नर के रूप में, या गवर्नर जो होंगे वो गवर्नर जनरल के रूप में, गवर्नर जनरल के अधीन अधीन कार्य ना करके, अधीन कार्य ना करके, कार्य ना करके सीधे सीधे ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में, सीधे ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। क्या करेंगे, सीधे सीधे। अब किस रूप में काम करेंगे, ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। मतलब ये हुआ कि अब गवर्नर जनरल के अंडर काम नहीं करके क्या करेंगे, सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम करेंगे, जो ये आपके गवर्नर होंगे। गवर्नर अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल के अंदर गवर्नर आपका काम करता था। लेकिन अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल के अधीन गवर्नर ना काम करके सीधा क्या करते, जो ब्रिटिश सरकार के रूप में काम, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलें। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए
आगे देखें तो इसी के अंदर क्या किया गया, एक तो सबसे पहला क्या किया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। दूसरा क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। तीसरा आपने देखा कि प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत जो गवर्नर था, गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल के अधीन कार्य न करके बल्कि क्या करता, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता। अगर उसके बाद आगे बात करें, इसी के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय या जिसे क्या कहते हैं, फेडरल कोर्ट, जिसे क्या कहा जाता है, फेडरल कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल कोर्ट। क्या कहते हैं, फेडरल कोर्ट की स्थापना कहां पर की गई, दिल्ली में। अगर हम लोग बात करें इसी के अंतर्गत क्या किया गया, दिल्ली में क्या किया गया, इसी अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया, 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में क्या किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में की गई, जिसे क्या कहते हैं, फेडरल कोर्ट कहा गया। क्या कहा गया, फेडरल कोर्ट कहा गया। अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या था, एक चीफ जज था, एक क्या था, चीफ जज, एक मुख्य न्यायाधीश, और क्या, आपके 6 अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश, 6 अदर जज। और अगर हम लोग बात करें कि इस फेडरल कोर्ट के जो सबसे पहले चीफ जज बने, उनका नाम क्या था, सर मॉरिस गेवर नाम था। क्या नाम था, जो पहले चीफ जज बने वो कौन थे, सर मॉरिस गेवर। क्या, सर मॉरिस गेवर क्या थे, संघीय न्यायालय के पहले चीफ जज बने। और बात करें इसमें 2 भारतीय जजों को भी शामिल किया गया, एमआर जैकब तथा एमएस सुल्तान को। 2 इंडियन जज भी थे, 2 भारतीय जज भी थे, एमआर जैकब और एमएस सुल्तान। के कौन कौन थे, एमआर जैकब तथा क्या, एमएस सुल्तान आपके क्या थे, 2 भारतीय जजों को भी शामिल किया गया इस 6 अन्य जजों में। तो देखें हम लोग क्या, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई, 1 अक्टूबर 1937 को। कब, 1 अक्टूबर 1937 को। और कहां पर, दिल्ली में, जिसमें एक चीफ जज तथा क्या थे, 6 अन्य क्या थे, आपके न्यायाधीश थे। इन 6 अन्य न्यायाधीशों की बात करें, इसमें 2 भारतीयों को भी जगह दी गई, एमआर जैकब और क्या, एमएस सुल्तान। और बात करें कि पहला जो चीफ जज था इस फेडरल कोर्ट का, वो कौन बना, सर मॉरिस गेवर को बनाया गया, पहला जज आपका बनाया गया। और आगे बात करें कि इस संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो लंदन में आपकी प्रिवी काउंसिल थी, क्या थी, लंदन की प्रिवी काउंसिल में इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। इसके निर्णय के विरुद्ध क्या किया जाता कि जो लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। मतलब क्या कि ये जो फेडरल कोर्ट थी, यदि इसने कोई अपना डिसीजन सुनाया और इसके डिसीजन के खिलाफ आपको याचिका दायर करनी थी, तो आप कहां करते, क्या करते, लंदन की जो प्रिवी काउंसिल थी वहां पर आप इसके निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे, अपील कर सकते थे। और हम लोग बात करें इसके अंतर्गत 1935 के भारत के शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया,
पहले क्या होता था कि बर्मा के लिए भी जो अधिनियम बनता था वो भारत के अधिनियम के साथ साथ आता था, लेकिन इसके अंतर्गत बर्मा के अधिनियम को अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसका क्या करिए, नोट कर लीजिए। और अगर हम लोग इसी में आगे बात करें कि दो नए प्रांत बनाए गए, इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दो नए प्रांत की स्थापना की गई। क्या की गई, दो नए प्रांत प्रांत की स्थापना की गई। एक तो उड़ीसा बनाया गया और दूसरा क्या बनाया गया, सिंध बनाया गया। क्या बनाया गया, सिंध बनाया गया। क्या बनाया गया, सिंध। दो नए प्रांत उड़ीसा व सिंध की स्थापना की गई। उड़ीसा व सिंध की स्थापना की गई। क्या, उड़ीसा व सिंध की स्थापना की गई। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। अगर हम लोग बात करें कि इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, 1937 के पहले आपके क्या हुए, प्रांतीय चुनाव हुए। कब, फरवरी 1937 में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे उसको भी हम लोग डिस्कस करें। चलिए, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या क्या आपके प्रावधान हुए थे। चलिए, अब आगे देखें तो क्या किया गया। एक तो क्या हुआ, इसी अधिनियम के माध्यम से, इसी अधिनियम के माध्यम से 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए। प्रांतीय चुनाव हुए। इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से के अंतर्गत क्या किया गया, प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई। जो कब हुआ, फरवरी 1937 में हुआ। क्या हुआ, फरवरी फरवरी 1937 में क्या हुए, आपके प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस की भारी जीत हुई। क्या हुई, कांग्रेस की भारी विजय हुई, कांग्रेस की भारी जीत हुई। जिसमें से अगर हम लोग देखें तो 1585 सीटों में से कितनी, 1585 सीटों में से 711 सीटें क्या किया, 711 सीटों पे कांग्रेस क्या हुई, विजयी रही। कांग्रेस विजयी, क्या हुई, कांग्रेस विजयी रही। कितने सीटों पर, 711 सीटों पर। और कांग्रेस ने क्या की, अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस ने क्या की, अपनी सरकार बनाई। क्या की, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। कब बनाई, ये क्या हो गया, फरवरी 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उसमें क्या हुई, कांग्रेस की भारी विजय हुई। लगभग आपके 1585 सीटों में से 711 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही। क्या हुई, कांग्रेस विजयी रही और क्या हुआ, इसने अपनी सरकार बनाई। लेकिन अगर हम लोग बात करें, जैसे क्या, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत आपके जो हो गया, ठीक है ना, और क्या मध्य प्रांत हो गया, इन सभी जगहों पर क्या हुआ था, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। क्या मिला था, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। तो कहां कहां बात करें, एक तो क्या हो गया, उड़ीसा। क्या चीज, उड़ीसा। दूसरी बात करें क्या, मध्य प्रांत। क्या, मध्य प्रांत। और अगर आगे बात करें तो एक आपका क्या हो जाएगा, सीमांत प्रांत। क्या हो जाएगा, सीमांत प्रांत हो जाएगा। और ऐसे ही बात करें आगे तो आपका क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, इसी में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत। और ऐसे ही बात करें आगे आपका क्या, मद्रास। क्या, मद्रास। इन सभी जगहों पर कांग्रेस को क्या हुआ, इस प्रांतीय चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस को क्या मिला, पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। कितनी जगहों पर आप देखें, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया। क्या हो गया, बिहार हो गया। इन सभी प्रांतों में क्या हुआ, इन सभी प्रांतों में
क्या हुआ, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन क्या करें, आगे क्या हुआ कि लगभग 28 महीनों बाद, लगभग 28 माह बाद, कब, लगभग 28 माह बीतने के बाद जब क्या हुए, आपके वर्ल्ड वार शुरू हुए, वर्ल्ड वार क्या हुए, शुरू हुए, तो अक्टूबर 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 1900 अक्टूबर 1900 अक्टूबर 1939 को, अक्टूबर 1939 को क्या किया, कांग्रेस ने कांग्रेस ने कांग्रेस ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, सामूहिक सामूहिक इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया, इसके पीछे कांग्रेस ने दो रीजन बताया। एक क्या बताया, एक तो बताया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, इसमें इसमें भारतीयों की बिना सहमति के उनको शामिल कर लिया गया। क्या किया गया, बिना सहमति के भारतीयों को शामिल, बिना सहमति के, बिना सहमति के भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। और दूसरा रीजन बताया गया कि क्या कर रही थी कांग्रेस, लगातार मांग कर रही थी कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो तो क्या दिया जाए, भारत को स्वतंत्रता दी जाए। क्या दी जाए, भारत को स्वतंत्रता दी जाए, भारत को स्वतंत्र किया जाए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या हो जाए, समाप्ति हो जाए। स्वतंत्रता 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 की मांग की क्या की गई, उपेक्षा की गई, मांग की उपेक्षा की गई। क्या की गई, स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई। इस वजह से कांग्रेस ने क्या किया, अक्टूबर 1937 में क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या दिया, अक्टूबर 1930 में क्या हो गया, इस्तीफा दे दिया। और अगर आगे बात करें इसी सिलसिले में, तो इसी से खुश होकर जो कांग्रेस ने क्या किया, सामूहिक इस्तीफा दिया। इसी से खुश होकर क्या किया, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस मनाया। कब मनाया, 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, कांग्रेस से मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया, कांग्रेस से मुक्ति दिवस मनाया जब कांग्रेस ने क्या किया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया अपनी इन दो बातों को लेकर के कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिना में जो है भारतीयों की सहमति, बिना सहमति के उनको शामिल कर लिया गया। और जो कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि हमें क्या करिए, स्वतंत्र कर दीजिए, उसकी बात की उपेक्षा की जा रही थी। इस वजह से क्या किया, कांग्रेस ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया। और क्या किया, कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इसी के अवसर पर कांग्रेस ने जो इस्तीफा दिया, उसी के अवसर पर क्या मनाया, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुक्ति दिवस मनाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करें। अब क्या होगा कि 1939 यहां तक की घटना हो गई। फिर उसके बाद देखें 1940 में 8 अगस्त 1940 को क्या आया, अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया, अगस्त प्रस्ताव आया। उसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलें। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया था।